पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे ब्रेडन वुड्स संस्थान को, जिसमें हमने पढ़ा कि अमेरिका के जो है न्यू हैम्पशायर के ब्रेडन वुड्स नामक स्थान पर इस संस्था की स्थापना हुई 1944 में, जिसमें IMF, विश्व बैंक जैसी संस्थाओं का निर्माण हुआ। और ब्रेडन वुड्स ने संस्था जो है एक तरह से इसलिए बनाई गई कि वो वित्तीय सहायता देकर जो है कहीं ना कहीं लोगों की आय को बनाए, जिससे बाजार में मांग बढ़े और इस वित्तीय आधार पर व्यापार को बढ़ाया जा सके। इस बात की चर्चा हमने पिछले टॉपिक में कर दी थी। चूंकि पाठ का बिल्कुल अंत चल रहा है, अब ये पढ़ना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये संस्थाएं बनी और इन संस्थाओं का आगे क्या प्रभाव हुआ, और ये बताना है कि दुनिया का अगर हम व्यापारिक दृष्टिकोण से और भागों को देखें तो उनकी क्या स्थिति थी। यही बात बचा है शेष, या कहा जाए कि आज वर्तमान समय में किस परिस्थिति में जो है विश्व का जुड़ाव चल रहा है, या किस तरह से व्यापारिक व्यवस्थाएं चल रही हैं। इस पर बस चर्चा करके आज ये पाठ्यक्रम समाप्त हो जाएगा। और हम उम्मीद करेंगे कि पाठ्यक्रम समाप्त भी हो जाए, उसके बावजूद भी चूँकि आपको परीक्षा देना है, इसलिए नियमित आप टच में बने रहेंगे, आप नियमित अध्ययन करते रहेंगे। यदि आपको कोई नहीं चीज़ें समझ में आती हैं तो आप हमसे जो है फ़ोन करके आप प्रश्न का उत्तर या अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। बाद में बात करेंगे उस पर कि हम जिनको नंबर नहीं मालूम होगा हम अपना नंबर भी बता देंगे। चलिए आज बात करें कि औपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता। आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के बहुत से देश यूरोपीय देशों के उपनिवेश थे या उनकी साम्राज्यवादी व्यवस्था के शिकार थे, जो भी आप कह लीजिए। लेकिन जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, यूरोप के देशों की आर्थिक स्थिति भी वो नहीं रही जो पहले जैसी थी। आपने पीछे पड़ चुके हैं आप। अब नई नई शक्तियां उभर कर सामने आ गई थी और अंतर्राष्ट्रीय जगत में इस बात का भी दबाव था कि जो देश इस औपनिवेशिक व्यवस्था से छुटकारा पाना चाहते थे वे अपने देशों में आंदोलन भी कर रहे थे। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय एक दबाव बन रहा था कि यूरोप के राष्ट्र इन्हें स्वतंत्रता प्रदान करें। और 1940 से 50 के दशक के बीच में बहुत से देश स्वतंत्र हुए, और स्वतंत्र तो हुए, लेकिन स्वतंत्रता क्या उनकी आर्थिक स्थिति या उनके संसाधनों को परिपूर्ण कर पाई? ये एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। एक प्रश्न खड़ा होता है सामने कि हम स्वतंत्रता पा गए तो क्या हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई और हम अपने संसाधनों का पूर्ण विदोहन करने में सक्षम हैं? तो अधिकांश उस समय के जो विकासशील देश थे, चाहे एशिया चाहे अफ्रीका के, वो इस अवस्था में नहीं थे कि वो अपनी जो है लोगों को आर्थिक व्यवस्था में मजबूती दे पाए या अपने संसाधनों का पूर्ण विदोहन कर पाए, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इस प्रकार की नहीं थी। उसका कारण भी था कि ये उभरते हुए राष्ट्र थे और यूरोप की राष्ट्रों की भांति ब्रेडन वुड्स संस्थान का लाभ इनको त्वरित गति से नहीं प्राप्त हो रहा था।
इसलिए वो पीछे भी रहे। और इसका दूसरा कारण ये था कि इतना यहाँ के संसाधनों का विदेहन हो चुका था यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा कि इनकी आर्थिक स्थिति लचर या बिगड़ गई थी। इसलिए बहुत बड़ी समस्या थी। अगर आप भारत को ही ले लें तो भारत स्वतंत्रता के बाद उसके सामने अनेक चुनौतियाँ थी। आप पढ़ भी चुके हैं पीछे कई भागों में कि उसे जो है अपने एकजुट अखंडता को बनाए रखने की चुनौती थी, तो विकास की भी चुनौती थी, क्योंकि भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो कृषि पर निर्भर करती थी। बाद में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग की तरफ बढ़ावा दिया गया, लेकिन ये धीरे धीरे, चूंकि एक प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि क्या अगर हम देखें विश्व बैंक चाहे IMF चाहे ब्रेटन वुड्स संस्थान आप कह लीजिए, क्योंकि यूरोप के राष्ट्र और जापान की वो स्थिति हो गई कि अब वह इस बात पर निर्भर नहीं रहा, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत कर लिया या कहा कि बदलते परिवेश में अपने को इस प्रकार से ढाल लिया कि अब उस पर ऐसे संस्थाओं पर निर्भर न रहना पड़े। और यही नहीं, इसका प्रभाव अमेरिका पर भी पड़ा, क्योंकि जो अमेरिका अपनी मुद्रा स्फीति को स्थिर विनिमय दर के हिसाब से बनाए हुआ था, वो भी नहीं बना रहा। और इसी कारण कहीं ना कहीं ब्रेटन वुड्स संस्थान की वो प्रासंगिकता अब धीरे धीरे विलुप्त होने लगी। और इसी बीच ये जो एशिया अफ्रीका के देश थे, इन्होंने अपनी समस्याओं को देखते हुए एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की मांग उठाई, जिसको जानते हैं क्या कहते हैं? न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, आप उसको शार्ट में कहते हैं NIEO। NIEO नेशनल इकोनॉमिक न्यू नेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, जिसे लगभग 77 देश इसमें संगठित हुए इस नई व्यवस्था में। इसीलिए इसको G77 भी कहा जाता है। इसे G77 समूह के देश भी कहा जाता है, G77 देश के समूह भी कहा जाता है। समझ में आएगा? ये आर्थिक प्रणाली क्या थी, इस पर भी जरा विचार किया जाए। यह NIEO का क्या तात्पर्य था, इस व्यवस्था का क्या मतलब था, इस नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का क्या मतलब था? क्योंकि अब से पहले जो इन विकासशील देशों के पास संसाधन था, अगर कहा जाए तो उस पर वास्तविक नियंत्रण इनका नहीं होता था। भले ही स्वतंत्र थे, कहीं ना कहीं वो राष्ट्रीय कंपनियां इन पर नियंत्रण रखती थी। इसलिए वो चाहते थे इस नई आर्थिक व्यवस्था में कि संसाधनों पर वास्तविक नियंत्रण हो और अधिक विकास की सहायता मिले, कच्चे माल के लिए अनुकूल मूल्य मिले, और जो हमारा माल तैयार हो बनकर, उसके लिए हमें उचित अवसर मिले और उचित मूल्य मिले, जिससे हम अपनी वस्तुओं को बाजार में बेच सकें। ये इनकी नई आर्थिक व्यवस्था का ये मतलब था। ये था G17, या इसे आप कहें NIO, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, जो भी आप कहें। तो ये बात जो है ये बात हो गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं, हाँ हेलो,
हाँ 2 मिनट बात करिएगा भाई, हम बात करते हैं 5 मिनट बाद, रखिए। तो अगली बात कि ब्रेटन वुड्स का अंत कैसे हुआ, या कहा जाए कि वह अपनी प्रासंगिकता कैसे खो दिया। मैंने अभी कहा था आपसे कि जब ये सारी व्यवस्थाएं, नई व्यवस्थाएं आईं अंतर्राष्ट्रीय जगत में, तो इससे क्या हुआ कि कहीं ना कहीं विदेशी भागीदारी बढ़ने लगी और प्रतिस्पर्धा भी बढ़ने लगा, जिसके चलते अमेरिका जो एक मजबूत पिलर था आर्थिक दृष्टिकोण से, वह भी अपनी प्रतिस्पर्धा को बनाए नहीं रख पाया। सोने के समक्ष उसका डॉलर कमजोर पड़ता गया और इसका सबसे असर जो पड़ा कि उसका जो विनिमय दर था वो खराब हो गई, स्थिर नहीं रह सका। और जब जानते हैं आप कि विनिमय दर को स्थिर बनाए रखने के लिए ही ये ब्रेटन वुड्स संस्था का स्थापना किया गया था। और इस तरह से अगर देखा जाए तो एक तरह से एक नई, आप कह सकते हैं उस दशक से बाद, कि ये भूमंडलीकरण को आप अब नए रूप में देख सकते हैं, जिसका नाम आप देख सकते हैं वैश्वीकरण। विश्व के बाजार दूसरे देशों के लिए अब खुलने लगे दूसरे रूपों में, क्योंकि कई बार ऐसा भी हुआ 70 के दशक में कि विश्व के तमाम पश्चिमी बैंकों ने व्यक्तिगत और निजी तौर पर इन विकासशील देशों पर दबाव बनाया ऋण लेने के लिए। इस ऋण का जानते हैं निगेटिव प्रभाव पड़ा। क्या निगेटिव प्रभाव? क्योंकि इससे बेरोजगारी भी बढ़ी और आय में भी गिरावट आई। और जब यह होगा तो निश्चित रूप से गरीबी में वृद्धि होगी, और गरीबी में जब वृद्धि हुई तो निश्चित रूप से उद्योगों का कहीं ना कहीं हारासमेंट, गिरावट आई उद्योगों में भी। लेकिन इस सबसे परे एशिया महाद्वीप बदल रहा है। आप चीन को आज भी जानते होंगे। चीन की अर्थव्यवस्था अब विश्व की अर्थव्यवस्था में स्थान रखती है, उस समय नहीं थी, क्योंकि 1949 के चीन की कह लीजिए क्रांति के बाद, और अगर 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद देखें तो कहीं ना कहीं साम्यवादी विचारधारा को प्रबल मजबूती देने वाला चीन ही बचा, एक शक्ति बचा। और उसने कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था लाई जिससे उसकी अर्थव्यवस्था एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरी और साम्यवादी विचारधारा का एक अंग बन गया। अगर आप देखें आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो चीन, अमेरिका, जापान, भारत, यहाँ तक कि ब्राजील जैसे देश इस नई व्यवस्था में, एक नई अर्थव्यवस्था में उभर कर सामने आ रहा है। कभी किसी ने सोचा था कि भारत की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हो पाएगी? लेकिन नहीं। जब आप आर्थिक नीतियों में बदलाव करते हैं, सकारात्मक बदलाव करते हैं, तो निश्चित रूप से देश आगे बढ़ता है। और इसलिए हमने ये पढ़ने का क्या मतलब है? ये पढ़ने का यही मतलब निकलता है कि कैसे एक विश्व दूसरे देशों के साथ जुड़कर एक नए रूप में, चाहे वो व्यापारिक संगठन से व्यापारिक स्वरूप हो या अन्य स्वरूप, तो हमने व्यापारिक स्वरूप को रखते हुए आपको विश्व के जुड़ावों की बात बताई गई। और इसी के साथ ये उभरते हुए नए विश्व के साथ, क्योंकि हमने नई अर्थव्यवस्था तक आ गई, आज आधुनिक हम 21वीं सदी तक की बातें कर ली है। इस नई व्यवस्था के साथ ये विश्व चल रहा है और इसी के साथ ये पाठ्यक्रम समाप्त भी होता है आपका। भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ये चैप्टर भी समाप्त। और जो आपको इतिहास में तीनों चैप्टर, चाहे यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास हो, चाहे भारत में राष्ट्रवाद का विकास हो,
चाहे भूमंडलीकृत विश्व का बनना। बाकी चीज़ें आप क्लास में ही ऑफलाइन पढ़ लिए थे, थोड़ा सा ये बचा था जिसको हमने ऑनलाइन या वीडियो के माध्यम से जो भी आप कहिए पढ़ा दिया, बता दिया। अब रहा बात आपके किताब में इसके प्रश्न उत्तर लिखे दिए गए हैं, जो अगर आपको कोई बात और नहीं समझ में आती तो आप हमसे पूछ सकते हैं और आप तैयार रहिए। इसके बाद जब हम आपसे मुलाकात करेंगे, यदि स्कूल खुल जाता है, वेट करेंगे 2-4 दिन का, अगर खुल जाता है तो ठीक है, यदि नहीं खुलता है तो हम मानचित्र के संबंध में आपसे मिलेंगे और मानचित्र को भी बताएंगे। वैसे मैं अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले बता दिया था और कहा था कि इतना तो अवश्य तैयार कर लीजिएगा। यदि उतना तो कर लीजिएगा, कुछ अतिरिक्त चीज़ें भी बतानी थी जिसको मैंने कहा था बाद में बताएंगे। तो यदि स्कूल खुल जाता है तो क्लास में ही, यदि नहीं हो पाता है तो फिर वीडियो के माध्यम से आपसे बात होगी। जिन लोगों को यदि किसी कारणवश नंबर न मालूम हो, वो जो है मोबाइल नंबर नोट कर लें, 94 51 08 26 90। ये है मोबाइल नंबर और इस पर आप जो है बात करके अपनी समस्या का निराकरण कर सकते हैं। और हम उम्मीद करेंगे कि इस बीच में आप पढ़ेंगे भी, और जिन लोगों का किसी कारणवश यदि नोट्स बाकी हो तो पूरा कर लेंगे, क्योंकि नोट्स भी आपके प्रयोगात्मक परीक्षा का एक मूल्यांकन है। तो आप नोट्स की कॉपी जो आप बनाए रहेंगे उसको भी टीचर को दिखाना पड़ता है। तो इसलिए नोट्स इस बीच तैयार भी कर लीजिए। उससे 2 फायदे होते हैं, एक तो आप पढ़ते भी हैं, उसके साथ आप लिखते हैं तो कुछ ना कुछ आपका तैयार होता है। तो ठीक है, यदि विद्यालय खुल जाता है तब तो आप लोगों के सामने मुलाकात होगी, यदि नहीं खुलता है तो भी अगले इसी माध्यम से आपको जो शेष बातें मानचित्र से संबंधित है वो भी पहुंचाई जाएंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।